नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। साथियों, हम लोग अभी मेंस के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय राज्य। तो आइए क्षेत्रीय राज्य के बारे में आज का डिस्कशन करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेंस के खास प्री में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ के प्रश्न बार बार लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1678 ईस्वी तक था। मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण्य नामक विद्वान ब्राह्मण की प्रेरणा से किया था। हरिहर एवं बुक्का द्वारा प्रारंभ में स्थापित हम्पी या इसको हस्तिनावती भी कहते थे, तो हम्पी नामक राज्य की कालांतर में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि इनका जो प्रारंभ किया था इन्होंने राज्य को, यह हम्पी में विजयनगर नामक राज्य से प्रसिद्ध हुआ है बाद में। विजयनगर साम्राज्य 342 वर्षों तक रहा। इस बीच में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलु वंश, चौथा है अराविडु वंश। संगम वंश का काल जो है 1336 से 1486 ईस्वी तक था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम ने ओने गोंदी को अपनी राजधानी बनाई थी। हरिहर प्रथम ने अपने शासन के 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। फिर इसी के नाम पर विजयनगर साम्राज्य नाम पड़ गया, इसी नगर के नाम पर। बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बना। इसने मदुरा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया। एक उपलक्ष्य में वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम का पुत्र था। यह विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। देवराय प्रथम, इसके समय में इटली का एक यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था जो जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था। इसके समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपने दूत बनाकर 1442 ईस्वी में इसके दरबार में भेजा। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उनके उपयोग के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया। विरूपाक्ष राय यह संगम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है हमारा सालू वंश का काल 1486 से 1505 ईस्वी तक था। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। इमाडी नरसिंह, सालू नरसिंह के 2 पुत्र थे, तिम्मा नरसिंह व इमाडी। तिम्मा की हत्या के पश्चात इमाडी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया गया। इमाडी नरसिंह के वयस्क होने पर उसके संरक्षक नरखा नायक से विवाद हो गया। नेक्स्ट है हमारा तुलु वंश का काल 1505 से 1565 ईस्वी तक था। इसमें वीर नरसिंह, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। इसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। इम्माडी नरसिंह की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार करने के कारण उसके विरुद्ध असंतोष फैल गया। नेक्स्ट है हमारा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इसका शासनकाल सफलताओं का युग था। इसने बीजापुर राज्य से राजचूर का द्वाब जीत लिया। इसी तरह इसने यानी कि कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्रदेव गजपति को 4 बार पराजित कर आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों को जीत लिया और अंततः दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इसी तरह कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक महमूद शाह को उसके वजीर बरीद शाह के चंगुल से मुक्त कराकर पुनः गद्दी पर बैठाया। कृष्णदेव राय जो हैं ये बीदर पर आक्रमण किए और वहाँ का जो शासक था महमूद शाह, उसके वजीर बरीद खां ने बंदी बना रखा था। तो वहाँ पे आक्रमण करके कृष्णदेव राय ने महमूद शाह को मुक्त कराया और उसको फिर से गद्दी पर बैठाया। इस उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। मतलब जब ये कार्य कराया उसने बरीद खां से महमूद शाह को मुक्त करा के गद्दी पर बैठाया, तो इस उपलक्ष्य में उसने यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ली। कृष्णदेव राय
के दरबार में तेलुगु के 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान था। इसने आंध्र भोज यानी कि दक्षिण का भोज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के बाद इसका भतीजा अच्युत देव राय शासक बना। सदाशिव राय अच्युत राय के बाद कृष्णदेव राय का पुत्र सदाशिव शासक बना। सदाशिव का प्रधानमंत्री राम राय था, जो प्रतिशासक के रूप में सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लिया। अली आदिल शाह ने राम राय से कुछ किलों की मांग की और राम राय ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध को बन्नी हट्टी राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या कृष्णा नदी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि तालीकोटा के युद्ध का क्या कारण था। तो तालीकोटा के युद्ध का यही कारण था कि अली आदिल शाह जो था भैमरी साम्राज्य का था, इसने राम राय के कुछ किलों को मांगा और राम राय ने इनकार कर दिया। तो इसीलिए जो किलों को चाहता था अली आदिल शाह और राम राय नहीं देना चाहता था, तो इन्हीं किलों के चक्कर में इनका जो है तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को शुरू हो गया। नेक्स्ट है हमारा अराविडू वंश। इसका काल 1570 से 1678 ईस्वी तक था। अराविडू वंश का संस्थापक तिरुमल था। तिरुमल का पौत्र वेंकट द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था। वेंकट द्वितीय के शासनकाल के समय राजा बेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकट द्वितीय ने रामचंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई। इसके समय में विदेशों के अनेक राजनयिक मंडल यहाँ आए। वेंकट द्वितीय को चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी। इसे ईसाई धर्म से संबंधित चित्र पसंद थे। विजयनगर कालीन प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन केंद्रोन्मुखी प्रशासन था। विजयनगर राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसका प्रमुख राजा स्वयं होता था। विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को ईश्वर तुल्य मानते थे। इस काल में राजा की सहायता के लिए 2 परिषदें होती थी। पहला है राज्य परिषदें। इसका स्वरूप बहुत व्यापक होता था। राजा इसी की सलाह पर नीतियों को बनाता था। इसकी स्थिति औपचारिक होती थी। दूसरा है मंत्री परिषद। इसका स्वरूप छोटा होता था, जिसमें कुल 20 सदस्य होते थे। इसमें प्रधानमंत्री, उपमंत्री और विभागों के सदस्य होते थे। इसमें विद्वान, राजनीति में निपुण 15 से 70 वर्ष आयु वाले निपुण व्यक्ति को इसके सदस्य बनाया जाता था। इसका अध्यक्ष प्रधानी व महाप्रधानी यानी कि प्रधानमंत्री होता था। राजा व युवराज के बाद इसका स्थान था। भू राजस्व के व्यवस्था के बारे में जानेंगे संगम काल के। तो विजयनगर साम्राज्य में राजकीय आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था, जो सामान्यतः 1/3 से 1/4 के बीच होता था। 16वीं शताब्दी के मध्य में सदाशिव राय के काल में नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त दिया गया था। यानी कि सदाशिव राय का जो काल था उस समय नाई को टैक्स, अपने काम का टैक्स नहीं देना पड़ता था और सभी को देना पड़ता था। तो विजयनगर साम्राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। विजयनगर के शासकों ने 4 प्रकार की न्यायालयों का गठन किया था। पहला है प्रतिष्ठा न्यायालय, दूसरा है चल न्यायालय, तीसरा है मुद्रिता न्यायालय और चौथा है शास्त्रीता न्यायालय। तो पहले न्यायालय जो प्रतिष्ठा न्यायालय है, इसके बारे में जानेंगे। यह न्यायालय ग्राम एवं नगर में स्थापित होते थे, जो प्राचीन सभा के रूप में थे। चल न्यायालय, यह न्यायालय समय समय पर अलग अलग स्थानों पर कुछ समय के लिए स्थापित किए जाते थे। और जो मुद्रित न्यायालय है तीसरा, यह केंद्रीय न्यायालय था जो विभिन्न नगरों में स्थापित किए जाते थे, जिसमें उच्च न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। और शास्त्रीता न्यायालय, यह राजा का न्यायालय होता था, जो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था। न्यायंकार व्यवस्था, इस काल में भूस्वामंतों एवं सेना नायकों के वेतन के बदले राजा द्वारा उन्हें एक विशेष भूखंड प्रदान किया जाता था, जिसे अमरम कहा जाता था। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इन नायकों को अमर नायक कहा जाता था। ये नायक या अमर नायक स्वतंत्र रूप से अमरम का उपभोग नहीं करते थे। इसके लिए उन्हें 2 दायित्वों का पालन करना पड़ता था। पहला दायित्व था इस भूमि से प्राप्त आय का एक अंश राजा के खजाने में जमा करना था। दूसरा था कि इस भूमि में से प्राप्त आय में से राजा की सहायता के लिए एक सेना का निर्माण करना था। दायित्वों का निर्वहन न कर पाने पर उसको दी गई भूमि वापस ले ली जाती थी। ये नायक आंतरिक मामले में काफ़ी स्वतंत्र होते थे। इनके स्थानांतरण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कमज़ोर शासकों के समय में ये नायक अत्यधिक उच्छृंखल हो जाते थे। इनको नियंत्रण
रखने के लिए महामंडलेश्वर की नियुक्ति की जाती थी। न्यायांकर व्यवस्था इक्ता प्रथा से मिलती जुलती है। आयगार व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य ने स्थानीय प्रशासन की देखभाल के लिए आयगार व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंतर्गत गांव को संगठित कर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित किया गया और प्रत्येक प्रशासनिक इकाई की देखभाल के लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इसकी शासकीय समूह को आयगार कहा गया, यानी कि जो 12 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था प्रशासनिक इकाई की देखभाल के लिए, इन्हीं समूह को आयगार कहा गया। आयगारों के पद वंशानुगत होते थे। इन्हें वेतन के बदले में कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिन्हें मान्यम कहा जाता था। आयगारों का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना था, यानी कि आयगार को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी, ऐसी भूमि को मान्यम कहा जाता था। अब विजयनगर कालीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। विजयनगर के शासक न केवल साम्राज्य निर्माता थे, बल्कि समाज, शिक्षा, साहित्य और कला को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर कालीन सामाजिक व्यवस्था में चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। समाज में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे। इन्हें अत्यधिक सम्मान व श्रद्धा अर्पित थी। दूसरा वर्ण क्षत्रिय था, जिसका विशेष उल्लेख नहीं मिलता। तीसरा वर्ण वैश्य था, जिसमें व्यापारी व शिल्पी आते थे। वैश्य वर्ग में एक महत्वपूर्ण वर्ग चेट्टी या सेट्ठी था, जिनका व्यापार अधिकांश था। ये बहुत धनी लोग थे। शिल्पियों में वीर पांचाल का अधिकांश व्यवसाय इनके अंतर्गत लोहार, कांस्यकार, स्वर्णकार, मूर्तिकार और बढ़ई थे। चौथा वर्ण शूद्र था, जो कृषि, मजदूरी एवं छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़े होते थे। इस काल में उत्तर भारत के बहुत से लोग दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे, जिन्हें बड़वा कहा जाता था। यानी कि जो लोग उत्तर भारत से जाकर दक्षिण में बस गए थे, उन्हें बड़वा कहा जाता था। इस काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्री व पुरुष दोनों दासों का उल्लेख मिलता है। इस काल में सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती होने वाली स्त्री के स्मृति में सती स्मारक भी बनाया जाता था, जिसे सती गल्ल कहा जाता था। यानी कि अगर कोई स्त्री सती हो जाती थी तो उस समय उसके नाम पर स्मारक बनाया जाता था, और ऐसे स्मारक को सती गल्ल कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य में देखो, सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है और दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। बुक्का प्रथम की पुत्रवधू गंगा देवी संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी। यानी कि जो हरिहर और बुक्का थे, और बुक्का प्रथम जो थे, इनकी पुत्रवधू थी गंगा देवी। ये संस्कृति के प्रकांड विद्वान थी, जिसने मधुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की। और ये जो गंगा देवी थी, इन्होंने ही मधुरा विजय नामक एक ग्रंथ था, उसकी रचना की थी। बुक्का प्रथम की पत्नी हुनाई भी विद्वान थी। जो इनके पत्नी थी बुक्का प्रथम की, हुनाई, ये भी विद्वान थी। इस युग में मोहनांगी नामक महिला हुई, जिसने मारीची परिणम नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कि जो बुक्का प्रथम का समय था, इसमें एक जो है महिला थी, उनका नाम था मोहनांगी। इन्होंने मारीच परिणम नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का प्रमाण मिलता है। शिक्षा एवं साहित्य। विजयनगर के शासकों ने शिक्षा एवं साहित्य के विकास में रुचि ली। यद्यपि इस काल में नियमित विद्यालय का विकास नहीं हो सका। इस काल में मठ एवं मंदिर शिक्षा के केंद्र होते थे। राजाओं द्वारा मठों एवं मंदिरों को भूमि अनुदान देकर शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता था। इस काल में माधव विद्यारण्य और उनके छोटे भाई आचार्य सायण संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए, जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे। उसी तरह संस्कृत में गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की, और कृष्णदेव राय ने जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। इस काल में तेलुगु भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान श्रीनाथ थे, जिन्होंने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कि हरविलास नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? तो श्रीनाथ ने की थी, तेलुगु भाषा में। हाँ, तेलुगु भाषा में की थी। देवराज द्वितीय ने इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि दी। कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके दरबार में तेलुगु के 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। इनमें अल्फानी पेद्दन प्रमुख थे। अल्लाफानी पेद्दन को कृष्णदेव राय ने आंध्र कविता पितामह की उपाधि प्रदान की थी। पेद्दन ने स्वरोचित संभव मनुचरित नामक ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय स्वयं तेलुगु का प्रकांड विद्वान था, जिसने अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की। विजयनगर कालीन धर्म। विजयनगर के शासक हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं।
इस काल के प्रारंभिक शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आगे चलकर ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। इस काल में वैष्णव एवं शैव धर्मों का अत्यधिक विकास हुआ। विजयनगर के शासक धर्म सहिष्णु शासक थे। इन्होंने अन्य धर्मों को प्रश्रय दिया। विजयनगर कालीन कला। विजयनगर के शासकों में कला में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की, यानी कि जो विजयनगर के शासक थे इन्होंने कला में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की। इस काल की कला ब्राह्मणवादी तत्व से प्रभावित है। व्यक्तिगत भवन के रूप में राजमहल, सभा भवन तथा सिंहासन मंच का निर्माण किया गया। इस काल के मंदिर विशाल प्रांगण में बनाए जाते थे। मुख्य मंदिर के बगल में अम्मन मंदिर का निर्माण किया जाता था। इसमें मुख्य मंदिर के देवता की पत्नी की मूर्ति स्थापित की जाती थी। इस काल के मंदिरों की एक जीवंत रचना कल्याण मंडप है। यह स्तंभ पर आधारित विशाल भवन होता था। इसके मध्य में एक यज्ञ अग्निवेदी का निर्माण किया जाता था। इस भवन में मंदिर के देवता का प्रतीकात्मक रूप से विवाह उत्सव संपन्न होता था। बहमनी राज्य के बारे में जानेंगे यहाँ पर। बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू नामक एक अमीर ने की थी। यानी कि बहमनी राज्य और जो विजयनगर राज्य है, इन दोनों राज्यों की स्थापना मोहम्मद तुगलक के समय में ही हुई थी। हसन गंगू अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान बना। यानी कि जो है हसन गंगू है, ये किस नाम के सुल्तान बना? तो अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी का सुल्तान बना था। तो दोस्तों, इसके जो मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक है, इसके समय में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और जौनपुर साम्राज्य की स्थापना इसके काल में हुई थी। इसने गुलबर्गा से अपनी राजधानी बनाई। इसने स्वयं को एक अर्ध पौराणिक नायक इस्फानदियार के पुत्र बहमन शाह का वंशज बताया। इसने जजिया कर समाप्त किया। नेक्स्ट है हमारा महमूद गवा। यह बहमनी राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय का वजीर था। इसने बहमनी राज्य का विस्तार पूर्वी समुद्र तट से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक किया। इसने बहमनी राज्य को 4 प्रांतों की जगह 8 प्रांतों में विभक्त किया। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करेंगे और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद,